नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 5 विधायिका और आज है उसका लेक्चर नंबर 6। चलिए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद कानून निर्माण किस प्रकार से करती है। हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में देखा कि संसद के कार्य क्या हैं और उन कार्यों में एक सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था विधायी कार्य, जिसमें कानून का निर्माण आता है। आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि संसद कानून बनाती है तो बनाती कैसे है, किससे पूछ करके बनाती है, ये वाला सवाल नहीं है, कैसे बनाती है। तो प्रोसीजर बताएंगे कि संसद जो कानून का निर्माण कर रही है वो किस प्रकार से कर रही है, उसका पूरा जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्या है वो जानेंगे। संसद कानून कैसे बनाती है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। सबसे पहले आपको बस यहां से ये बात क्लियर रखनी है कि जो प्रस्तावित कानून है उसको क्या कहेंगे, विधेयक कहेंगे, विधेयक कहते हैं। विधेयक को इंग्लिश में जो कहा जाता है वो बिल कहा जाता है। अब इसको बिल्कुल आप आसान भाषा में समझ लीजिए। आसान भाषा में समझने के लिए आपको हर चीज को एक दूसरे से जोड़ते हुए चलना होगा। जैसा कि सबसे पहले लोकसभा के चुनाव हुए, ओके, चुनाव हो गए, बहुत बहुत बधाई आपको, ठीक है। चुनाव में आप लोगों ने मतदान कर लिया। अब इन 543 का 50% से एक ज्यादा मतलब 272-273 के करीबन जिस पार्टी के सदस्य जीत करके आए होंगे उस पार्टी के लोग सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने का तात्पर्य हो गया कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और जो उसका मंत्रिमंडल है जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्माण करा जाएगा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का निर्माण होगा। अब ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सबसे पहले तय करते हैं कि देश में इस प्रकार का कानून आना चाहिए, देश में इस प्रकार का कानून आना चाहिए। परंतु सिर्फ और सिर्फ यही तय करें ऐसा भी जरूरी नहीं है, वो भी चर्चा करेंगे। तो यही जनरली यही लोग तय करते हैं कि देश में ये कानून आना चाहिए, ये इस नीति पर काम होना चाहिए। जब ये लोग तय कर लेते हैं और फिर उस चीज पे काम करना शुरू करते हैं और उसका पूरा जो प्रारूप है, एक तरीके से कह सकते हैं उसका जो पूरा ड्राफ्ट है कि भाई ऐसा ऐसा इस कानून में होगा, अगर आपने गाड़ी पे 3 सवारी बिठाई तो इतना चालान कटेगा, अगर आपने किसी में भेड़ दी तो इतना कटेगा। तो सारी बातें उसका एक प्रारूप उसका बना दिया गया, एक ड्राफ्ट बना दिया गया। प्रारूप का मतलब, ड्राफ्ट का मतलब जनरली ये होता है कि वो एक तरीके से आपके लिए रफ डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है जिसको आप आगे ले जा सकते हो। अब वो प्रारूप जब तैयार हो चुका, उस प्रारूप को हम लोग कहते हैं विधेयक या इंग्लिश में उसे कहा जाता है बिल। अब वो बिल तैयार हो चुका है, ठीक है, वो बिल अब तैयार हो चुका और फिर उस बिल को सदन में मतलब संसद में रखा जाता है, सदनों में रखा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। तो विधेयक क्या है, जो प्रस्तावित कानून है। प्रस्तावित का मतलब क्या होता है, जैसे प्रस्तावित मतलब होता है प्रपोजल, ठीक है, प्रपोज करा आपने, ठीक है, प्रपोज करा, इसका गलत वाला अर्थ मत ले लीजिएगा प्रपोजल का, ठीक है, कि प्रपोज करना वो ही एक प्रपोज नहीं होता है, ठीक है ना, जो आपके दिमाग में आया होगा। प्रपोज और भी प्रकार के होते हैं। प्रपोज का मतलब आपने रखा है कि प्लीज ये कानून बनना चाहिए, तो प्रस्तावित है, प्रस्तावित हो चुका है कि ये बनना चाहिए। तो प्रस्तावित कानून के जो प्रारूप है, जो कानून आपने सोचा है उसका जो प्रारूप तैयार करा है, जो रफ फॉर्मेट आप एक तरीके से कह सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विधेयक कह रहे हैं। ये विधेयक अनेक प्रकार के होते हैं। ये जो विधेयक है अनेक प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं सबसे पहले कहूं तो ये जो विधेयक आपको देखने को मिलेगा, सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक, और दूसरा हम इसको कहते हैं निजी सदस्य विधेयक। सरकारी विधेयक या निजी सदस्य विधेयक, जिसे प्राइवेट मेंबर बिल भी कहा जाता है। अब ये है क्या एक्चुअल, इस पर चर्चा अपन लोग पहले के लेक्चर्स में कर चुके हैं। सरकारी और निजी सदस्य विधेयक, सरकारी विधेयक या बिल वो बिल होता है जिसको मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाए, मंत्री द्वारा सदनों में रखा जाए, चाहे लोकसभा राज्यसभा में मंत्री के द्वारा रखा जाए, मिनिस्टर के द्वारा रखा जाए। अब वो कोई सा भी मिनिस्टर हो सकता है, कोई सा भी मंत्रिमंडल का हो सकता है, वो कैबिनेट मंत्री भी हो सकता है, वो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री भी हो सकता है, वो राज्य मंत्री भी हो सकता है। ये तीनों कौन कौन से मंत्री, वो पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कार्यपालिका में। तो सरकार का जो मंत्री होगा, वो मंत्री जब उसे रखेगा तो उसको हम लोग सरकारी विधेयक कहते हैं। और इन मंत्रियों के अलावा अब टोटल मंत्री कितने हो सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइएगा कि केंद्र सरकार में टोटल कितने मंत्री हो सकते हैं, वो बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने मंत्री बन सकते हैं। तो जो टोटल मंत्री है, उन टोटल मंत्रियों के अलावा जितने बाकी जो सांसद है लोकसभा और राज्यसभा में, अगर उन सांसदों द्वारा कोई विधेयक रखा जाता है तो उसे हम कहते हैं निजी सदस्य विधेयक। उसको क्या कहेंगे, निजी सदस्य विधेयक। मतलब मंत्रियों के अलावा जितने भी लोग बिल को रखेंगे उसको निजी सदस्य प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। फिर एक होता है बच्चों वित्त विधेयक, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मनी बिल भी कहते हैं। और उसके अलावा उसके सामने वाला आ जाता है गैर वित्त विधेयक, या जो कि मनी बिल नहीं हो, जो कि सामान्य नॉर्मल एक विधेयक आपको देखने को मिलता है।
ठीक है, इस पे मनी बिल पे, साधारण पे भी हम लोग पूरी चर्चा कर चुके हैं। फिर एक बाइफरकेशन और आपने देखने को मिलता है, वो आता है साधारण या सामान्य विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, और एक आते हैं संविधान संशोधन बिल, संविधान संशोधन धन विधेयक। तो आप देखिए कि विधेयक कितने प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम कुल देखें तो 6 प्रकार के विधेयकों की हमें जानकारी मिलती है। सरकारी या निजी सदस्य विधेयक हो सकता है, वित्त या गैर वित्तीय विधेयक हो सकता है, और सामान्य या संविधान संशोधन विधेयक हो सकता है। इसमें संविधान में कौन से प्रावधान में कौन सा बदलाव करना है वो बताया गया है। और सामान्य, जिसमें संविधान में बदलाव नहीं करना हो, नॉर्मली कोई कानून बनाना हो, वो सामान्य होगा। सामान्य और गैर वित्त विधेयक ऑलमोस्ट एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बाइफरकेट करने के लिए आपकी किताब में और भी आसान बताया गया कि वो वित्त तो दूसरा गैर वित्त विधेयक, और सामान्य सारे के सारे जो गैर वित्त विधेयक है वो के वही होंगे। तो विधेयकों के जो प्रकार है वो अपन लोगों ने जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसकी पूरी कार्यप्रणाली की किस प्रकार से जो हमारे देश की संसद है वो कानून का निर्माण करती है। विधेयक या बिल है वो आपको समझ में आ गया कि सरकार ने एक रफ फॉर्मेट तैयार कर लिया है। देखिए एक्चुअली पहले पूरी कंडीशन को आप समझिए। आप लोग ये देखते हैं कि पार्टियां अलग अलग वादे लोगों से कर करके आती है। अगर हम लोग चुनाव जीत के तो हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ठीक है ना, हम आपको बिल्कुल सर आंखों पे बिठा लेंगे, बहुत सी बातें आपसे करके की जाती है। तो बहुत सी चीजें आपको बोल करके गए, तो जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन बातों को पूरा करने के लिए कानूनों का निर्माण होता है, या आगामी चुनाव जीतने के लिए, जो अगले चुनाव है उनको जीतने के लिए ऐसी बातें होती है, या लोगों द्वारा मांग होती है, डिमांड होती है कि सरकार ये कानून बनाए, तो भी वो कानून बन सकते हैं। तो कानून बनने की अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं कि पार्टी अपने पिछले चुनावी वादों को पूरा करने के लिए बना रही हो सकता है आने वाले चुनाव को ध्यान में रख करके बना रही हो, या लोगों की डिमांड हो उसके अनुसार बना रही हो। वो कानून बनाने के लिए सबसे पहले विधेयक तैयार करती है। अब विधेयक तैयार करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है उसको समझिएगा। विधेयक तैयार कुछ इस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि जितना भी वो पूरा मंत्रिमंडल है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो पहले बैठ करके बात करेंगे कि देश में इस प्रकार का कानून लागू होना चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब जैसा फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं कि अभी अगर आप लोगों ने सुना होगा कि लड़की की जो शादी की उम्र है वो 18 से करके 21 कर देनी चाहिए, ठीक है ना। लड़की की जो उम्र है शादी की वो 18 से 21 कर देनी चाहिए, और शायद इसमें यह भी प्रावधान था कि लड़के की 21 से 24 कर देनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कुंवारा घोषित कर दो, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया है, जीवन सुखद जीवन देखने को मिलता है। तो सरकार का ये नजरिया सही भी है कि 18 से 21 करना भी चाहिए, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही निर्णय। अगर सरकार इस निर्णय को पूरा करती है, अमल करती है, लागू करती है, तो कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छा निर्णय है। 18 से 21 और 21 से 24, और शक्ति से लागू करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ बहुत ही शक्ति से लागू करना चाहिए, और सबसे पहले माता पिता पे लागू करना चाहिए। उनको सरकार ये भी नियम बनाए कि कृपया करके माता पिता अपने बच्चों को दुखी ना करें ठीक है ना, आप लोगों के लिए रिश्ते आ रहे हैं, आप लोगों के लिए रिश्ते आ रहे हैं, तो बहुत दुखी हो जाता है व्यक्ति, ठीक है ना। तो 24, 25, 30 कर दे आराम से, कोई डाउट दिक्कत वाली बात नहीं। मैं पूरा सरकार के समर्थन करता हूँ, और सरकार 1-2 सालों में नहीं लेकर के आएगी तो मैं आंदोलन कर दूंगा कि भाई इसकी जो शादी की उम्र है वो बढ़ा दी जाए। तो अब 18 से 21 की उम्र और 21 से 24 जो गर्ल्स और बॉयज की उम्र बढ़ाने की सरकार सोच रही है, तो अब ये पहले मंत्रिमंडल में, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिसाइड हुआ होगा। अब काउंसिल मिनिस्टर में जब डिसाइड हुआ तो ये मुद्दा जो है ये पूरा कानून का है, लॉ की प्रक्रिया है। तो अब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कह दिया कि हाँ भैया बनना चाहिए, सही बात है, 18 से 21 लड़कियों की शादी की उम्र होनी चाहिए, नो डाउट, ठीक है। और मनीष जी कह रहे हैं तो लड़कों की 21 से 24 और 24 से 30 तक भी होनी चाहिए, नो डाउट, ठीक है। ये पूरा डिसीजन हो गया। अब इसके ऊपर जो पूरी जिम्मेदारी है किसका डिपार्टमेंट है, ये कानून का, तो लॉ मंत्री को, विधि में जो मंत्री है उसको सौंप दिया जाएगा कि भैया आप इस पर पूरा प्रारूप, इस पर पूरा ड्राफ्ट तैयार करो। अब जो मंत्री है, जो लॉ मिनिस्टर है, उस लॉ मिनिस्टर को कौन सपोर्ट करेगा, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, IAS अधिकारी, वो सपोर्ट करेंगे कि हाँ सर ये हम इसमें प्रावधान डाल सकते हैं। अब वो पूरा विधेयक तैयार हो गया, फिर से एक बार मंत्रिमंडल में वो मंत्री दिखाएगा कि ये बातें मैंने इसमें रखी है, ये बोले ठीक है, बोले फिर उसको सदन में ले जाने की तारीख तय हो जाती है कि इतनी तारीख को हम लोकसभा में रखेंगे या राज्यसभा में रखेंगे। अब विधेयक क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है, ठीक है। विधेयक क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। ये विधेयक बिल्कुल उसकी तरह है जैसे शादी होती है और शादी में बेटी की विदाई का समय आ जाता है, तो विधेयक अब वो हो चुका है जब बेटी की विदाई का समय आ चुका है, मतलब इसको मंत्रिमंडल को छोड़ करके संसद में जाना होगा, ठीक है ना। तो विधेयक अब पूरा रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है, इसका जितना भी श्रृंगार करना था वो सारा श्रृंगार कर दिया है, अब इसको आगे भेजा जाता है।
अब जब विधेयक को भेजने का मतलब है इसको सदन में रखा जाएगा, सदन में रखा जाएगा। सदन में कौन से सदन में रख सकते हैं आप ये बताइए? लोकसभा में भी रख सकते हैं और राज्यसभा में भी रख सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ वित्त विधेयक है, अगर मनी बिल अगर कोई सा है तो मनी बिल सीधा लोकसभा में जाएगा। बाकी चाहे सामान्य हो, चाहे सरकारी हो, चाहे निजी हो, चाहे संविधान संशोधन वाला हो, कोई सा भी हो, वो लोकसभा में भी रखा जा सकता है और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। ये हम लोगों ने शक्तियों में पूरा पढ़ रखा है। तो वो बिल लोकसभा या राज्यसभा में रखा जाएगा। लोकसभा या राज्यसभा में रखने के बाद क्या होगा? या तो उसे समिति के पास भेज दिया जाएगा। अब ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये समितियां हैं क्या, ये कमिटीज हैं क्या? इनको थोड़ा सा विस्तार से और विस्तृत में और ठहराव के साथ आराम से आप इन चीजों को समझिए। समिति या कमिटीज की जो बात होती है, कमिटी समिति एक इस प्रकार से है कि कुछ लोगों का, 5 का, 10 का, 15 का, 12 लोगों का एक ग्रुप बनाती है विशेष किसी चीज के लिए। अब ये समितियां भी स्थायी भी हो सकती है और अस्थायी भी हो सकती है। एक ग्रुप बना दिया गया 10-15 लोगों का। अब उस 10-15 लोगों में जो सरकार जिस पार्टी की है उस पार्टी के लोग भी होंगे, विपक्ष की पार्टी के लोग भी होंगे। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि लघु विधायिका वहां पे बना दी गई, जैसे 15 लोगों का एक ग्रुप बना दिया गया। उसमें ऑलमोस्ट जितनी भी पार्टियां उस संसद सदन में बैठी है उन सबका क्या होगा? प्रतिनिधित्व होगा। सबके एक-एक, 2-2 व्यक्ति चुन करके भेजे जाएंगे और फिर ये लोग क्या करते हैं? उस विधेयक पर पूर्ण रूप से चर्चा करते हैं। अब देखिए, जो संसद है वो तो 3 बार लगती है। बजट सत्र लगता है, मानसून सत्र लगता है और शीतकालीन सत्र लगता है। इसके अलावा तो लगता नहीं, बाकी तो छुट्टी पे रहते हैं संसद वाले। परंतु ये जो समिति है ये तो अपना हमेशा काम कर सकती है। अब समिति के पास मान लीजिए कोई चीज चली गई कि हाँ ये विधेयक है, अब उसमें सभी पार्टी पूरा एक सही सा निष्कर्ष निकाल के पूरी स्टडी कर वो अपना निष्कर्ष तैयार कर लेते हैं। ठीक है कि हाँ भाई ये बातें, और फिर वो जो इन्होंने तैयार करा है उसको क्या कहा जाता है? रिपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिपोर्ट कहा जाता है। और हिंदी में उसको प्रतिवेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिवेदन। वो प्रतिवेदन तैयार करके भेजती है। तो यहाँ पे जब सदन के पास भेजा तो 2 कंडीशंस हो सकती है। या तो समिति के पास भेज देंगी, ठीक है, कमेटी के पास भेज दिया जाएगा, या सदन अपने पास रख लेगा, या सदन अपने पास रख लेगा। अब ये जो प्रतिवेदन है, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कहाँ जाएगी? संसद में जाएगी, मतलब सदनों में जाएगी। जब सदनों में वो रिपोर्ट गई तो सदनों के पास 2 ही चॉइस है, या तो स्वीकार कर देंगी या अस्वीकार कर देंगी। या तो स्वीकार हो जाएगा या अस्वीकार हो जाएगा। और अगर स्वीकार कर लिया तो वो आगे कानून की प्रक्रिया में चलता जाएगा और अस्वीकार कर दिया तो वो वहीं रुक जाएगा। समिति ने भेज दिया। अब दूसरा कंडीशन देखो कि अगर सदन मतलब होता है हाउस और संसद मतलब पार्लियामेंट पूरा का पूरा आ जाता है। अब सदन ने अगर अपने पास रखा है उस विधेयक को तो विधेयक पर पूरी विस्तार से चर्चा होगी। विधेयक पर विस्तार से चर्चा या विस्तृत रूप में चर्चा कह सकता हूं मैं, रूप में चर्चा, विस्तृत रूप में चर्चा होगी। विस्तृत रूप में चर्चा होने के बाद जो सदन है वो 2 ही काम कर सकता है, या तो उसको मंजूरी दे दे कि हाँ भाई सही है पास कर दो, या उसको क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है, मना कर सकता है कि नहीं हम पारित नहीं कर रहे। जब मंजूरी दे दी गई है तो फिर वो क्या होगा? वो दूसरे सदन में जाएगा। जब मंजूरी दे दी एक सदन ने, मान लीजिए लोकसभा ने हाँ कर दिया, फिर वो राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा भी 2 काम कर सकता है। राज्यसभा 2 काम क्या कर सकता है? या तो उसको मंजूरी दे देगा, या वो उसको रद्द कर देगा, या वो सुझाव भी दे सकता है। ऐसी बात नहीं है, वो सुझाव भी दे सकता है। ठीक है, अगर मंजूरी दे दी तो वो राष्ट्रपति जी के पास चला जाएगा। अब राष्ट्रपति जी भी 2 काम कर सकते हैं राष्ट्रपति जी 2 काम कर देंगे, या तो वो साइन कर देंगे, और अगर वो साइन कर दिया तो वो जो विधेयक था वो विधि बन जाएगा, मतलब कानून बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा। और अगर उन्होंने पूर्ण विचार के लिए भेज दिया, अगर उन्होंने पूर्ण विचार के लिए भेज दिया तो वापस से पूरा का पूरा ये सिस्टम आएगा। अगर दूसरे सदन ने सुझाव के लिए भेजा है और सुझाव पे सही से काम नहीं हो रहा है और 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। तो ये क्या है? ये मैं कह सकता हूं कि जो संसद कैसे कानून बनाती है उसका जितना आज हम पूरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ना, उसका ये 5 मिनट का पूरा सार है। ये वाला चार्ट आप लोग बना लीजिएगा और इस वाले चार्ट को है ना कहीं चिपका लीजिएगा। ये वाला चार्ट मैं आज इसको 5 स्टार इस चार्ट को देकर के जा रहा हूं। ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपको यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये जो विधेयक तैयार होगा वो जनता की इच्छा के हिसाब से तैयार होगा। जनता क्या चाहती है, जैसा जनता चाहती है वैसा होगा, क्योंकि जनता जनार्दन ही
सर्वोपरि शक्ति है भारत में, क्योंकि लोकतांत्रिक देश। एक बार मैं आप लोगों को और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समिति वाले में थोड़ा सा डाउट हो सकता है। तो विधेयक जो है, विधेयक सदन में जाएगा, ठीक है। सदन कोई सा भी हो सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहां जा सकता है। अब उसको या तो हो सकता है समिति के पास भेज दिया जाए। समिति एक प्रकार से लघु विधायिका है, मतलब उन्हीं लोकसभा में से राज्यसभा में से मेंबर्स चुने जाते हैं। 10-12 मेंबर्स की एक ग्रुप बना दिया जाएगा, वो पूरी उस पर चर्चा करती है कि विधेयक सही है, गलत है या क्या नहीं है। फिर वो उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसकी रिपोर्ट बना लेती है, इसको हम लोग प्रतिवेदन कहते हैं। फिर वो सदनों में रखी जाती है। सदन या तो स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए वो समिति को नहीं दी गई, सदन ने खुद के पास रखा है, लोकसभा राज्यसभा ने खुद के पास रखा है, तो विधेयक पर विस्तार रूप से चर्चा होगी, पूरी गहराई से चर्चा होगी उसको। अब जो एक सदन है, मान लीजिए लोकसभा है, वो मंजूरी दे देगा या रद्द कर देगा। रद्द कर देगा तो मामला खत्म हो गया। वो मंजूरी देने के बाद वो दूसरे सदन के पास जाएगा। दूसरा सदन या तो मंजूरी दे सकता है, मंजूरी दे दिया तो वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। राष्ट्रपति जी भी दो काम कर सकते हैं, या तो साइन कर देंगे, साइन कर दिया तो कानून बन गया, या वो पूर्ण विचार के लिए भेज सकते हैं। दूसरा सदन एक काम यह भी कर सकता है, सुझाव दे सकता है। अगर सुझाव देने देते उसको ज्यादा समय हो गए तो वो संयुक्त बैठक की बात आ जाएगी और संयुक्त बैठक में फाइनली जीत लोकसभा की ही होगी। ये पूरा प्रोसीजर एक तरीके से जो कानून बनने का है वो है। अब देखिए, अब अपन जो विधेयकों के जो प्रकार है उसका थोड़ा सा जो वर्णन किताब में दे रखा है वो समझ लेते हैं। निजी सदस्यों का विधेयक, मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी सदस्यों का विधेयक कहा जाता है। प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है, प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। और अगर किसी ने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे तो उन लेक्चर्स को देखें, मैंने पूरा निजी सदस्य के विधेयक पे और सरकारी विधेयक में पूरा आपको डिफरेंस बताया है कि कितने टाइम पीरियड पहले इनको बताना पड़ता है, कौन सा पास होने की, पारित होने की जो संभावना है, कौन से की ज्यादा होती है, कौन से की कम होती है, वो सारी चर्चा करिए। तो निजी सदस्य या प्राइवेट मेंबर का मतलब ये हो गया कि मंत्री के अलावा जितने भी लोग हैं, मंत्री के अलावा जितने भी लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि टोटल 81 मंत्री होते हैं, ठीक है ना, टोटल 81 मंत्री है। वैसे मैंने पूछा था ये आपसे सवाल, ठीक है, 81 मंत्री है। अब ये 81 प्रधानमंत्री समेत है, इन 81 को छोड़ दीजिए, बाकी जो 790 टोटल होते हैं, ओके, 545 वो और 245 वो, 790 टोटल होते हैं। अब इन 81 को आप हटा दीजिए तो 709 जो लोग हैं वो सारे के सारे प्राइवेट मेंबर हैं। वो सारे के सारे प्राइवेट मेंबर ने निजी सदस्य हैं। अगर वो कोई विधेयक लेकर के आते हैं, अगर वो किसी कानून के लिए कोई प्रारूप लेकर के आते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, निजी सदस्यों का विधेयक कहेंगे। सरकारी विधेयक, मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। अब कोई मंत्री अगर उसको प्रस्तुत करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक कहते हैं, या गवर्नमेंट जो बिल है वो कहा जाता है। संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले इस बात पर काफी बहस होती है कि उस विधेयक की क्या जरूरत है। देखिए, अब संसद में प्रस्तुत करने से पहले ही उस विधेयक पर काफी बहस होती है कि हमें इसकी जरूरत क्या है। आप देखिए, अब चरण देखिएगा, कानून बनने के चरण देखिएगा। सबसे पहला जो चरण है वो ये है कि बहस हो रही है, मतलब ये बहस तो संसद में लाने से पहले ही हो रही है। संसद में तो जो होगी वो तो बिल्कुल हाई प्रो लेवल की होगी, पर ये संसद से पहले ही बहस हो रही है। संसद से पहले बहस होने का मतलब क्या है कि मंत्रिमंडल सोच विचार कर रहा है कि हम इसकी जरूरत क्या है, क्यों लाया जाए ये कानून, या लोग अगर पूछते हैं तो लोगों के हिसाब से क्या जरूरत है इस कानूनों की, ठीक है। तो सबसे पहले उसको संसद में विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले उस विधेयक की क्या जरूरत है, ये सारी बातें नोट कर ली जाती है कि अगर ये विधेयक लेकर के आएंगे तो ये जितनी समस्या है, ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखकर के ये कानून लेकर के आना चाहती है सरकार। कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी वायदों को पूरा करने या आगामी चुनाव को जीतने के इरादे से किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकता है। अब देखिए, कोई राजनीतिक दल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो चुनावी वादे पूरा करने के लिए बना सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि भाई ये एक्स पार्टी है, इस एक्स पार्टी ने बिल्कुल भरपूर वायदा कर करके आई कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे अगर हमारी सरकार बन गई। अब सरकार बन गई तो करो, उनको उन वादों को पूरा करो, नहीं तो फिर जनता अगली बार बोलेगी, ओ भैया आप लोगों ने तो लास्ट टाइम भी बहुत वादे करे थे, एक भी कानून आप लोगों ने अच्छा नहीं बनाया। तो अब क्या हो गया कि लोग उनसे क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। तो अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए भी कानून बनाए जा सकते हैं, या आगामी चुनाव को जीतने के इरादे से, आगामी चुनाव और जो आने वाले चुनाव है उनको जीतने के इरादे से, कि अगर हमने ये काम कर दिया ना तो ये जो चुनाव आ रहे हैं ना, इन चुनावों में हम लोग जीत सकते हैं, इनमें हमें बेनिफिट मिल सकता है, हमारी जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बढ़ सकती है, हमारा नंबर ऑफ वोट, जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो बढ़ सकता है। तो जो सत्ता में जो पार्टी है वो भी ये काम कर सकती है, जो अपोजिशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी सरकार पर दबाव बना बना करके कोई कानून बनवा सकती है।
अनेक हित समूह, मीडिया और नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई हित समूह है, ठीक है, कोई इंटरेस्ट ग्रुप है। अब हित समूह और दबाव समूह क्या होते हैं, जो कि अपनी मांगों को मनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। अब वो हित समूह क्या है, जैसे मान लो कोई मजदूर है, कोई व्यापारी हो गया, कोई जाति विशेष का वर्ग हो गया, या कोई धर्म विशेष, कोई महिलाओं का संगठन हो गया। तो कोई एक पर्टिकुलर जो हित समूह है, वो मीडिया या कोई नागरिक संगठन है या लोगों के कोई भी संगठन हो, वो भी जनता पर सरकार पर दबाव बनाते हैं कि भाई सरकार ये कानून लेकर के आए। जैसा कि मैं आपको उदाहरण देता हूं अन्ना हजारे जी का, ठीक है, लोकपाल के लिए जो आंदोलन था वो आप सबने देखा था, अन्ना हजारे जी और अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी की जो शुरुआत है वो वहीं से हुई थी। तो अब उन्होंने डिमांड करी है, सरकार पर दबाव बनाया कि सरकार क्या करे, लोकपाल का जो बिल है, लोकपाल के लिए जो कानून है वो सरकार लेकर के आए। तो हित समूह, मीडिया, नागरिक संगठन भी कभी कभी मांग करते हैं, तभी कानून बनाए जाते हैं। अतः कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रक्रिया भी है। तो देखो ये सिर्फ और सिर्फ कानून बनाना एक कोई विधायी प्रक्रिया ही नहीं है, सिर्फ ऐसा का ऐसा नहीं कि कोई कानूनी प्रक्रिया ही हो, ये एक राजनीतिक प्रक्रिया भी, एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी। पॉलिटिकल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि देखो ये जितना सब कुछ हो रहा है ये पॉलिटिकल पार्टीज के आधार पर ही हो रहा है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को उस काम को करने में, उस विधेयक को बनाने में अगर उनको बेनिफिट नजर आ रहा है, अगर उनको अगले चुनाव में संभावनाएं नजर आ रही हैं, अगर उनको लग रहा है कि हमारा जो जन समर्थन है वो बढ़ रहा है इन चीजों से, तो वो लोग करते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सरकार जिस पार्टी की बनी है वो सोचती है कि यार हम ये वादे कर करके आए, अगर हमने इन चीजों पर कानून नहीं बनाया तो जनता हमें वोट नहीं देगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने की प्रक्रिया थोड़ी लगी, ये तो राजनीतिक प्रक्रिया हो गई, तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस हो गया कि पूरी पॉलिटिक्स से होकर के गुजर रहा है। भाई सरकार बनी, सरकार में अब जो पार्टी की सरकार आई है वो पूरा सोच विचार कर रही है, पूरा मंथन कर रही है, कानून क्यों बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, क्या फायदे क्या नुकसान होंगे। तो ये सारा कर कौन रहा है, पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। तो वो एक राजनीतिक प्रक्रिया भी है। विधेयक बनाने में अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए अब जब भी आप विधेयक बना रहे हैं, जब भी जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव जब बनाया जा रहा है तो उसमें काफी बातों का ध्यान रखना होता है। कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों को कहां से जुटाया जाएगा। देखिए एक बार तीनों पॉइंट देख लेते हैं। विधेयक का कितना समर्थन और विरोध होगा, प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा आदि। देखिए अब जब भी विधेयक बनाया जाता है, विधेयक क्या है, एक मैंने कहा ना रफ ड्राफ्ट है। भाई ये रफ ड्राफ्ट ही आधार बनेगा कानून का, ठीक है। इसमें जो बातें जितनी भी लिखी गई, मैं रफ क्यों कह रहा हूं भाई, आप ये सवाल हो सकता है ना कि सर आप रफ क्यों कह रहे हैं, कोई बेकार डॉक्यूमेंट तो नहीं, बेकार नहीं है भाई। रफ में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जब वो लोकसभा में राज्यसभा में जाएगा तो उसमें दो बातें ऐड होंगी, एक बातें कटेंगी, तो इसलिए वो क्या है, रफ है। फाइनल तो जब बिल्कुल राष्ट्रपति जी साइन कर देंगे तब वो फाइनल होगा, तब तक तो वो रफ ही है एक तरीके से। तो एक रफ पूरा तैयार कर लेना कि अब ये बातें हमें इस प्रकार का कानून देश में बनाना है। तो विधेयक में जो जो कानून आप बनाना चाहते हो उस समय आपको काफी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात, कानून को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों को कहां से जुटाया जाए। आप कोई भी कानून बना रहे हो और वो कानून बन जाएगा, चलो आपको पता है कि लोकसभा में भी हमारा बहुमत है, राज्यसभा में भी हमारा बहुमत है, और राष्ट्रपति जी पूर्ण विचार के लिए भेज देंगे और पूर्ण विचार के बाद तो उनको साइन करना ही है, तो आराम से हम लोग कानून बना सकते हैं। पर उस कानून को लागू कराने के लिए जितने जरूरी संसाधनों की आपको आवश्यकता है, जितने जो रिसोर्सेज चाहिए, वे वो कानून सच में लागू भी होना चाहिए, वो सच में इंप्लीमेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ हवा में ही वो बातें चल रही, जैसे कि मैंने उदाहरण आपको दिया था अभी 18 से 21 वाला, ठीक है, कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 18 से 21 कर दी जाए। तो अब एक बात बताइए कि कानून तो बन जाएगा, कानून बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लोकसभा राज्यस्भा और राष्ट्रपति जी भी बिल्कुल ऐसी चीजों को समर्थन नहीं करेंगे यार कि हाँ नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, 18 से 21 साइन भी हो जाएगा। पर सच में ये स्थिति होनी भी चाहिए कि सच में लोग लड़कियों की शादी 21 के बाद ही करें। काफी 18, 16, 17, 15 में भी कर रहे हैं, ठीक है, 21 के बाद ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार किस प्रकार से वो कानून सच में लागू हो, तो जितने भी संसाधन, जितने भी रिसोर्सेज हम लोगों को चाहिए वो सरकार कहां से जुटाएगी, किस प्रकार से जुटाएगी। मान लीजिए सरकार सोच रही है कि भाई हमको एक स्पेशल डिपार्टमेंट या विभाग बना दे जिसका मुख्यतः काम ये रहे कि भाई वो ध्यान रखे कि लड़कियों की जो शादी हो 21 के बाद हो। अब उस विभाग में जितने अधिकारी होंगे, सदस्य होंगे, तो उनको पैसा कहां से दिया जाएगा, इतनी इनकम है क्या सरकार की। मतलब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। तो उस कानून को लागू कराने के लिए जितने भी संसाधन आपको चाहिए सरकार कहां से जुटाएगी। अगर वो विधेयक आ जाता है, अगर वो विधेयक कानून बन जाता है, ठीक है, हमने मान लिया है कि वो विधेयक क्या बन चुका है, कानून बन चुका है। अगर वो विधेयक कानून बन गया तो उसका कितना समर्थन होगा
और कितना विरोध होगा, कितना समर्थन होगा और कितना विरोध होगा, ये हमें सोच समझ करके इस बात को चलना होगा कि इतना इसका सपोर्ट होगा और इतना इसका अगेंस्ट होगा। ठीक है, जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल आपको उदाहरण देता हूं, क्लास 9th की पॉलिटी में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, संस्थाओं के कामकाज, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसमें भी इन्हीं के बारे में बताया गया, लोकसभा, राज्यसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के बारे में। उसमें फर्स्ट पेज पे जो बात करी गई है वो बात करी गई है 1990 के उस दौर की, जब ओबीसी रिजर्वेशन की बात चलती है, ओबीसी आरक्षण की बात चलती है। अब ओबीसी आरक्षण एक इस प्रकार से आवश्यक हो गया था कि भाई एससी एसटी को दे रखा है तो ओबीसी भी कहीं ना कहीं, ओबीसी जो वर्ग है उसकी भी स्थिति थोड़ी सी दयनीय है, तो उनको भी आरक्षण देना चाहिए। उसके लिए कमेटियां भी बनाई गई, ठीक है, मंडल समिति का बनना, ये सब कुछ करेगा सरकार पक्ष में भी थी कि हाँ देना चाहिए, उसमें नो डाउट। अब परंतु ये जब वो विधेयक लेकर के आ रही है, कानून लेकर के आ रही है, तो उसको सोचना पड़ रहा है कि कितने लोग इसके सपोर्ट में होंगे, कितने अगेंस्ट में होंगे। तो इसमें यह पता था कि जो अपर कास्ट के लोग होंगे वो थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। तो फाइनली ये जाकर के 1993 में न्यायपालिका ने इसको थोड़ा सा सुलझाया और इस मैटर को बताया कि इस प्रकार से आप देख लीजिए। वो क्लास 9th में वो पूरा पढ़ रखा है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं यहां से कि समर्थन और विरोध कितना होगा, पहले ये बात भी जो सरकार है वो सोचती है कि अगर ये कानून हम लोग लेकर के आए तो विरोध कितना होगा, समर्थन कितना होगा, और उस हिसाब से ये देखते हैं कि हमारा वोट बैंक कितना है। अगर जो लोग ज्यादा विरोध करने लगे और समर्थन में कुछ गिने चुने ही लोग हैं, तो फिर यार क्यों ऐसा कानून बनाना, क्योंकि लोग सारे के सारे विरोध में जा रहे हैं। भाई एक बात बताइए, जैसे आज मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जितने भी आज बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं एक बात मानता हूँ, उदाहरण मान लीजिए मैं 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अब 100 के 100 तो मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हो सकते ना। उन 100 में से किसी को हो सकता है कि मेरा समझ में नहीं आ रहा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 90 पर 90 मुझसे खुश है, 90 कह रहे सर एकदम बढ़िया पढ़ा रहे हो आप, और 10 कह रहे नहीं सर दम नहीं आ रहा, मजा नहीं आया सर। तो अब पर 90 तो मेरे साथ है ना, और 10 मेरे खिलाफ है, कोई बात नहीं 10 तो। पर अगर इसका उल्टा हो जाए, 10 ही बोले हाँ हाँ सर बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, पर 90 कह रहे सर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, तो यहां पर ये देखो ना, ये तो ज्यादा विरोध में हो गए, फिर मुझे कुछ ना कुछ सुधार इंप्रूव करना पड़ेगा, वो जैसा कह रहे हैं मुझे उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अब बस वही बात है कानून में होती है कि कितने लोग पक्ष में है कितने विपक्ष में। सरकार पहले एक आइडिया लगा करके चलती है कि अगर ये कानून आ गया तो लोगों का इतना समर्थन होगा और इतना विरोध होगा, ठीक है। प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़ दल की चुनावी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो प्रस्तावित कानून है, ठीक है, प्रस्तावित कानून से सत्तारूढ़ दल का मतलब क्या है, जो सत्ता में बैठी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आज बीजेपी है, बीजेपी सत्ता में बैठी है, ठीक है, राजस्थान में कांग्रेस बैठी है, ठीक है, तो इस प्रकार से तो जो सत्तारूढ़ दल जिनकी सरकार होती है वो जो प्रस्तावित कानून लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, जो उन्होंने विधेयक बनाया है और जो उसको कानून बनाना चाहते हैं, वो उसमें पहले पूरी बातें देखते हैं कि इस कानून से हमारी जो भविष्य की जो संभावना है वो कहां तक सक्सेसफुल है और उन पर क्या असर पड़ेगा। हमारा जो मुख्यतः वोट बैंक है, जो हमें सबसे ज्यादा वोट देते हैं, कहीं इस कानून का उन लोगों पे तो ज्यादा विपरीत असर नहीं पड़ेगा। अगर उन लोगों पे ज्यादा विपरीत असर पड़ा तो ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें ऐसा कानून बनाना नहीं, क्योंकि हमारा वोट बैंक टूट जाएगा। और अगर ऐसा कानून बनने से लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे तो फिर तो हमें ऐसा कानून बना देना चाहिए। हम तो बिल्कुल समर्थन में बिल्कुल साथ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण देता हूं कृषि कानून का, देखो आप एग्रीकल्चर लॉज देखो, एग्रीकल्चर लॉज सरकार ने बनाए, कानून सरकार ने बनाए, परंतु जब साल भर तक किसानों का आंदोलन चलता रहा, किसानों ने सड़कें नहीं छोड़ी, सर्दी गर्मी बारिश में सब सड़कें नहीं छोड़ी, सरकार को लगा कि जो किसान है वो हमारे साथ नहीं है, किसान हमारे विपक्ष में जा रहे हैं, जो मंत्री है वो इस्तीफा देकर के जा रहे हैं, तो सरकार को वो क्या है, कानून वापस लेने पड़े, वो बिल वापस लेने पड़े कि ठीक है हम इन पे कानून नहीं बनाते हैं। तो सरकार जब विधेयक तैयार कर रही है, जब उसको कानून बनाने के लिए लेकर के जा रही है, तो इन बातों का भी ध्यान रखते हैं कि हमारी नेक्स्ट जो चुनाव है उन पर क्या असर पड़ेगा, राज्यों में चुनाव होने वाले उन पर क्या असर पड़ेगा, और केंद्र में जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के उन पर क्या असर पड़ेगा। तो विधेयक को बनाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है। खास तौर पर आज के गठबंधन सरकारों के युग में सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गठबंधन के सभी दलों का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अब जब सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत में है, जब एक पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत में है, तो वो अपना पूरा सोच विचार करके कानून बनाती है, जो कि हमने लास्ट इसमें पढ़ा है, वो सारी बातें सोचती है। पर जब सरकार गठबंधन की हो, जब सरकार गठबंधन की हो, गठबंधन सरकार का होने का मतलब यह है कि जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो 2-3 पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती है, उसको गठबंधन सरकार कहा जाता है।
अब यहाँ पर मान लीजिए 3 पार्टियों ने मिलकर के सरकार बनाई है, तो तीनों पार्टियों के विचार सुनने पड़ेंगे, तीनों पार्टियों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी कानून को लेकर के पहली और तीसरी पार्टी तो खुश है, पर दूसरी बोले नहीं बनना ही नहीं चाहिए, ये कानून तो खराब है, या मान लीजिए किसी में दूसरी और तीसरी खुश है, पहली वाली बोल दे ना 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 ऐसा कैसा हो सकता है, और कभी पहले और दूसरा खुश हो जाए तो तीसरा वाला बोल दे नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो तीनों का जब समर्थन होगा, तीनों का समर्थन प्राप्त होगा, तभी बन पाएगा। तो सभी घटक दलों का मतलब क्या है, जो उसके कंपोनेंट्स है, उस सरकार के जो कंपोनेंट्स है, सरकार के अंग है, तो सरकार के अंग तो वो सभी दल है। इन व्यवहारिक बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कानून बनाने का निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर विचार करता है, तो व्यवहारिक बातों की उपेक्षा नहीं करी जा सकती। ये व्यवहारिक है, ये बिहेवियर में आपको नजर आएगी, ये देखने को मिलेगी, प्रैक्टिकल चीजें है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो इन बातों की हम उपेक्षा नहीं कर सकते, मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। अरे छोड़ो ना यार, कौन सा गठबंधन, छोड़ो, देखी जाएगी, नहीं वो पीछे हट गए तो आपकी सरकार गिर जाएगी, लोग ज्यादा विरोध करने लगे तो आपकी सरकार अगली बार चुनाव जीतने को नहीं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है, और इन्हीं सारी बातों का जो ध्यान है वो मंत्रिमंडल रखता है। अगर कोई भी विधेयक वो बनाता है तो मंत्रिमंडल पहले इन सभी बातों पर बहुत ध्यान से, बहुत गौरपूर्ण तरीके से क्या चर्चा करता है कि हाँ भाई ये सही है, ये गलत है, इसका ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, पार्टी को ये बेनिफिट मिलेगा। पूरा जो डिस्कशन है पहले पूरा का पूरा डिस्कशन मंत्रिमंडल कर लेता है। एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को स्वीकृति दे देता है जिस पर कानून आधारित होता है, तब विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू होता है। सबसे पहले देखिए एक आया आइडिया कि हमें यह कानून बनाना है। यह आइडिया आने के 3 स्थान हो सकते हैं। पहला तो आप ऑलरेडी क्या है प्रॉमिस करके आए हो कि भाई हम अगर जीत के तो हम ये काम करेंगे। दूसरा फ्यूचर इलेक्शंस को ध्यान में रख करके, अच्छा फ्यूचर में ऐसा कर देंगे, अब भी कर देंगे तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा जनता के द्वारा, जनता कुछ मांग कर रही तो 3 के हिसाब से। सबसे पहले आता है आइडिया, फिर उस आइडिया पर होता है डिस्कशन, विचार कि हमें क्या फायदा होगा, अगर इसको कानून बनवाते हैं तो संसाधन कहां से जुटाएंगे, ठीक है, कितने लोग समर्थन में रहेंगे, कितने विरोध में रहेंगे, पूरा होता है डिस्कशन। इस डिस्कशन के बाद ये पूरा जब डिस्कशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या करा जाता है, विधेयक का प्रारूप बनाने का कार्य शुरू होता है। जब मंत्रिमंडल ने कह दिया कि हाँ भैया बिल्कुल ये तो बनना ही चाहिए, तो भैया जिस भी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ होगा उसको वो काम सौंप दिया जाएगा। विधेयक जिस मंत्रालय से संबंध होता है वही मंत्रालय उसका प्रारूप तैयार करता है। तो जिस भी मंत्रालय से, जिस मिनिस्टर के अंडर में वो विधेयक आता है, उससे जुड़ा हुआ काम ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों ने क्लास 10 में कोपरा के बारे में पढ़ा होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 1986 में। अब एक बात बताइए, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कोपरा है, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा, कौन से मंत्री के अंदर में आएगा? जो मंत्री खाद्य का, जो मंत्री जो खाने पीने, जो फूड रिगार्डिंग जो मंत्री है, ठीक है ना भाई, फूड के रिगार्डिंग आ गया, कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग जो आ गया वो है। तो इस 1986 के कानून को हटा दिया गया और फिर 2019 में नया कानून बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। अब उस समय जो मंत्री थे वो थे रामविलास पासवान जी, रामविलास पासवान जी, ठीक है ना, रामविलास पासवान जी थे। तो रामविलास पासवान जी ने ये बनाया, कोपरा बनाया। तो वो जिस भी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ होता है वो उस डिपार्टमेंट से ही बनाता है। उदाहरण, लड़कियों के विवाह की उम्र यदि 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी है, ठीक है, अब लड़कियों की जो उम्र है वो 18 से 21 वर्ष करनी है, तो इसका प्रारूप विधि मंत्रालय तैयार करेगा। विधि मंत्रालय बनाएगा, मतलब विधि मंत्रालय कौन? जो लॉ मिनिस्ट्री है। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आप बहुत कंफ्यूज ना हो इन चीजों में। लॉ मिनिस्टर कौन है? एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। अब यहां से एक सवाल ये भी उठता है कि आप मुझे बताइएगा आज के मौजूदा दौर में भारत का जो कानून मंत्री है, विधि मंत्री है, वो कौन है? तो लॉ मिनिस्टर कौन? जो लॉ मिनिस्टर, या जब हम इसे कह रहे हैं कानून मंत्री, पर जब हम ये कह रहे हैं विधि मंत्रालय, कानून मंत्रालय, तो मंत्रालय के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है बेटा मिनिस्ट्री, मंत्रालय। अब मंत्रालय में कौन कौन है? वो दोनों मंत्री भी है, एक तो कैबिनेट वाला हो गया और एक राज्य मंत्री हो गया, और उसके साथ जितने अधिकारी लगे हुए ना, वो जो उस डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी, आईएएस वाईएएस, जितने एडवाइस देने वाले सब कुछ है, वो पूरा का पूरा आ जाता है उस मंत्रालय में। तो कानून मंत्रालय, विधि मंत्रालय का मतलब क्या हो गया? विधि मंत्रालय का अर्थ हो गया वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, मंत्रियों के समेत उसके अधिकारी सब उसके जो है वो पूरा आ जाता है। तो लॉ मिनिस्टर एक व्यक्ति है, और देश के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आज के मौजूदा लॉ मिनिस्टर कौन है वो भी आप मुझे बताइएगा। और मिनिस्ट्री मंत्रालय जो कि पूरा का पूरा का जो डिपार्टमेंट है वो आ जाएगा।
और इसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की भी भागीदारी हो सकती है। और जो महिला और बाल कल्याण मंत्रालय है, ठीक है, जो चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, वो भी इसमें भागीदारी कर सकती है। अब मुझे आप ये एक सवाल और बन गया कि महिला और बाल कल्याण मंत्री आज के मौजूदा दौर में कौन है, वो आप मुझे बताइएगा। देखिए, ये एक्चुअल में ना डिपेंड करता है प्रधानमंत्री पर कि वो ये काम सौंपते कौन से मंत्रालय को। अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि इसमें कानून मंत्रालय का कम रोल होगा और बेहतर महिला और बाल कल्याण मंत्रालय बना सकता है, तो वो उसको जिम्मेदारी सौंपेंगे कि सर मैम, ये आपका डिपार्टमेंट है, आप इसको होल्ड करिए, आप उसको देखिए, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है प्रधानमंत्री पे कि वो कौन से को सौंपते हैं। बट जनरली काफी मुद्दे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल क्लियर कट दिख रहे हैं। अब जैसे कंज्यूमर वाला दिया तो कंज्यूमर का मंत्री वही बनाएगा, उसमें दूसरे पे जाने ही क्यों है, ठीक है। कानून मंत्रालय के पास फिर तो सारे के सारे कानून उन्हीं के पास आ जाएंगे। कोई मोटर व्हीकल का है, ठीक है, मोटर व्हीकल मतलब आप गाड़ी घोड़े जो दौड़ा रहे हो, चला रहे हो, इनके लिए जो परिवहन मंत्री है वो बनाएंगे। साफ साफ क्लियर होता है, ठीक है बेटा। संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है। जिस विषय का विधेयक हो उस विषय से जुड़ा मंत्री अक्सर विधेयक पेश करता है। अब संसद में के किसी भी सदन मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में, सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, जो वित्त विधेयक होगा, जो मनी बिल होगा, फाइनेंशियल बिल होगा, वही विधेयक क्या है, सीधा का सीधा कहां जाएगा, लोकसभा में जाएगा। बाकी राज्यसभा में सारे के सारे बिल पहले भेज सकते हो, तो किसी भी सदन में पेश कर सकते हो। कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है। कोई भी सदस्य का अर्थ हो गया कि भैया, जैसे अब वो प्रस्ताव जो बनाया है, ठीक है, वो अगर सरकार ने बनाया तो सरकार का भी कोई भी सदस्य, कोई सा भी मंत्री रख सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि वो लेकर। पर अक्सर क्या होता है कि अगर कोई चीज लॉ मिनिस्टर ने बनाई है तो वो लॉ मिनिस्टर उसको लेकर के जाएगा। अगर बाल एवं महिला विकास मंत्रालय ने बनाई है तो वही लेकर के जाएंगे। सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने बनाई है तो भी वही लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। तो जिस मंत्री ने उस कानून को तैयार करा है या जिस मंत्री से वो जुड़ा हुआ होता है, अक्सर वही मंत्री उस विधेयक को पेश करता है। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बात आप बार बार में ध्यान रखिएगा। मैं आपको बार बार ये चीज समझा रहा हूं, जो धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, उनको सिर्फ और सिर्फ क्या है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। मतलब पहले राज्यसभा में नहीं लेकर के जा सकते आप। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भेज दिया जाता है। किसको? ये जो बाकी जो बिल है, विधेयक है, उसको। विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। अब संसदीय समितियां बन गई। संसदीय समितियां क्या हुई कि भाई, मैंने ये कहा कि भाई इतना बड़ा जो है समय लोकसभा के पास या राज्यसभा के पास नहीं होता, और भी कार्य होते हैं, और भी काम है उनके पास, तो उन्हीं में से कुछ लोगों को बिठा दिया, बोले ये एक समिति बना दी गई है, ये पूरी चर्चा करे, एक शॉर्ट में उसकी रिपोर्ट सौंप दे कि ये अच्छा है, ये बुराई है, ये पॉजिटिव पॉइंट, ये नेगेटिव पॉइंट है। वो रिपोर्ट चली जाएगी लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास, और वो उस पर चर्चा करके एक फाइनल डिसीजन उसमें दे देंगे। समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है। जो सिफारिशें होती हैं, मतलब जो रिपोर्ट में लिखा गया है, वो भेज दिया जाएगा। इन समितियों में सभी संसदीय दलों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। अब ऐसा नहीं है कि उस समिति में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी के लोग होंगे, सभी पार्टी के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है, ठीक है। जितने उस लोकसभा में बैठे हैं, जितने राज्यसभा में बैठे हैं, उनके सभी का जो है एक प्रतिनिधित्व दिया जाता है। वैसे ये होता है कि लोकसभा की अपनी समिति होगी और राज्यसभा की अपनी समिति होगी। कुछ ही होती है जो ज्वाइंट होती है, एक साथ बनती है, नहीं बाकी दोनों की अपनी अपनी है। तो लोकसभा वाले में लोकसभा वाले मेंबर्स होंगे, राज्यसभा वाले में राज्यसभा वाले मेंबर्स होंगे। तो जिन जिनका वहां पे प्रतिनिधित्व है तो सबको दिया जाएगा। इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। लघु विधायिका का मतलब क्या हो गया? जो छोटी सी विधायिका है, जो छोटा सा कानून निर्माण करने वाली है, परंतु अंतिम शक्ति इनके पास नहीं है। अंतिम शक्ति तो आपको लोकसभा राज्यसभा में वो पेश करनी ही पड़ेगी। ये मतलब आप कह सकते हैं कि काम को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, काम को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए कर दिया गया कि हम 545 चिल्लम चाटी करेंगे, हल्ला हुआ करेंगे, उससे अच्छा है कि 15 लोग हल्ला हुआ कर ले और हल्ला मचा लेंगे, ठीक है, डिस्कशन कर लेंगे, पूरे एक पॉइंट्स लिख लेंगे, और पॉइंट्स लिखने के बाद क्या है, संसद में लाकर के, लोकसभा में या राज्यसभा में लाकर के रख देंगे, इस पर चर्चा कर लो। मतलब उसको क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया, उसको शॉर्ट कर दिया, और मैटर वर्क का वही रहेगा, बात वही, उसमें कुछ बदलाव, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं, मैटर वर्क का वही जाएगा, और पास भी वही करेगी लोकसभा राज्यसभा। वो अकेले 15 लोग नहीं कर सकते। दूसरा कारण क्या है कि लोकसभा के 545, राज्यसभा के 245 हमेशा नहीं रहते, मतलब हमेशा इन द सेंस वो पूरे साल तो बैठे नहीं रहते, 3 बार बैठते हैं साल में। पर इस समिति तो अपना हमेशा काम कर सकती है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई समिति काम नहीं कर सकती। समिति तो अपना सचिवालय में, अपने ऑफिस में बैठ कर इस पर डिस्कशन कर सकती है। तो जब तक संसद नहीं चल रहा है तब तक आप अपना काम कर लो। जैसे संसद आए, रिपोर्ट सौंप देना कि सर मैम ये बात थी, ये सारी बात आप लिख लीजिए। और रिपोर्ट किसको देंगे? ले जाकर के अध्यक्ष को सौंपेंगे लोकसभा में, और राज्यसभा में सभापति, उपसभापति को सौंप देंगे।
तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। तो देखिए, पहले चरण में विधेयक से पहले का मामला है, विधेयक से पहले का मामला सोचना, उस पर विचार विमर्श करना, सब कुछ। दूसरा क्या हुआ, संसद में रखने का, संसद में रख दिया, अब वो समिति के पास गया वो। अब तीसरा जो है विधेयक पर मतदान, वोटिंग होगी। जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, दूसरे सदन में वही इस प्रक्रिया से गुजरता है, फिर अब उस पर वोटिंग होगी, मतदान होगा, यस यस यस, नो 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 नो। तो वो अध्यक्ष वो काउंट करता है, भाई यस में कितने हैं, अच्छा तुम सब यस में बोले ठीक है, नो में कितने बोले, भाई नो में हम सब बोले ठीक है, चलो दिखता हूँ, यस और नो बराबर है क्या, बराबर है, तो लो मैं वोट करता हूँ, मैं यस में हूँ, जीत गए, मैं नो में हूँ, चलो बिल हट गया। बराबर नहीं होगा जब तक वो वोट नहीं करता है, लोकसभा अध्यक्ष सभापति नहीं करते, ठीक है, और उनके टोटल वोट्स काउंट कर ले जाएंगे, मतदान होगा। अब अगर वो विधेयक एक सदन से पारित हो गया तो वो दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन में वो पूरी प्रक्रिया जो यहाँ पर हम लोग देख करके आ रहे हैं वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। किसी विधेयक को लागू होने के लिए इसको दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। अगर कोई भी विधेयक कानून बनने जा रहा है तो उसका दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। लेकिन यदि प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक, या जॉइंट सेशन इसको कहा जाता है। यह हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 108 में इसका जिक्र करा गया है, ठीक है, आर्टिकल 108 में इसका क्या करा गया है, जिक्र करा गया है, संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन का। जॉइंट सेशन में यह बात रखी गई है कि अगर बिल अटका रहता है, 1.5 लोग लगा हुआ है, तो क्या होगा कि उसको जॉइंट सेशन बुलाया जाए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को साथ बुला लिया जाए। और अब लोकसभा राज्यसभा दोनों को साथ बुला लिया, 545 और 245 लोग हैं, 790 है, और कहा गया कि 50% से ज्यादा लोगों की वोटिंग चाहिए, 50% ज्यादा लोगों की वोटिंग चाहिए। तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ 395 396 लोग चाहिए, मतलब मैं मान लो 400 लोग, तो 400 लोग आराम से लोकसभा विक्ट्री में जाएगी। क्यों लोकसभा विक्ट्री में जाती है? देखो यार, आप आज की स्थिति देख लो, आज मौजूदा दौर में भी बीजेपी के पास, अकेले के पास 303 सीटें लोकसभा में, 303 लोकसभा में, और अगर उनके जो जितने उनके साथ उनके सपोर्ट करने वाले, अगर आप एनडीए की बात करते हो, टोटल 350 है। तो अब एक बात है, तो 350 तो उनके अकेले लोकसभा में बैठे हैं, और आज तो बीजेपी की कितनी राज्यों में सरकारें हैं, तो कितने लोग राज्यसभा में बैठे होंगे? आप मान लो 100 लोग भी बैठे हों, तो ये तो 450 हो गए। पर मेजोरिटी कहां देखने को मिल रही? लोकसभा में। तो लोकसभा के कारण आराम से लोकसभा विक्ट्री में चली जाएगी, जीत जाएगी लोकसभा। तो जनरली लोकसभा का ही फेवर में जाता है कि हाँ भाई, जो लोकसभा चाहती थी, अगर लोकसभा उस बिल को पास नहीं करना चाहती थी तो वो नहीं होगा, अगर उसको पास करना चाहती है तो कर देगी। पहले जब कभी भी ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, निर्णय हमेशा लोकसभा के पक्ष में ही गया है। तो जैसा लोकसभा ने चाहा है वैसा ही होगा। तो यहां से भी आप एक चीज और देख सकते हैं कि जनता ही सर्वोपरि है। लोकसभा में निर्वाचित जो सदस्य हैं वो डायरेक्टली जनता द्वारा निर्वाचित है, और जनता जैसा चाहती है वैसा ही होगा, क्योंकि लोकसभा जो चाह रही है वही हो रहा है। लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। तो अब राज्यसभा के पास संविधान संशोधन विधेयक में, सामान्य विधेयक में, उन सब में वो सारी की सारी पावर्स है जो लास्ट स्लाइड तक हम लोग पढ़ी हैं। पर धन विधेयक में सिर्फ और सिर्फ उसका 14 दिनों का टाइम है। 14 दिनों के अंदर आप लोग क्या कर दो, या तो उस पर कोई सुझाव दे दो ये करना है, ठीक है, और या उसको स्वीकार कर लो। आप मना तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, और 14 दिन के अंदर अंदर आप बता दो, ठीक है, नहीं तो माना जाएगा कि राज्यसभा ने उसको पास ही कर दिया, ठीक है, राज्यसभा ने पास कर दिया। और जो सुझाव राज्यसभा दे, जरूरी नहीं लोकसभा माने, धन विधेयक में बिल्कुल भी जरूरी नहीं। यदि राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर कोई निर्णय न ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है, मतलब पास मान लिया जाता है। विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी। मैंने यही कहा कि लोकसभा के पास पूरी चॉइस है, वो मानना चाहे तो माने और नहीं मानना चाहते तो नहीं मानेगी, वो मना कर देगी, बोले नहीं मान रहे हम लोग, जाओ क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। धन विधेयक को लेकर के जो पावर है वो लोकसभा के पास है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। तो चौथा जो हमारा चरण हो जाएगा, लेवल हो जाएगा, वो राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के लिए, राष्ट्रपति जी की स्वीकृति, ठीक है ना, उनकी परमिशन बहुत जरूरी है। अब दोनों सदनों में पास कर दिया तो अब राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। अब जब राष्ट्रपति जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई सब सही है, सब संविधान के दायरे में है, तो फिर वो विधेयक क्या हो जाएगा, कानून बन जाता है। ठीक है, तो कानून बन गया, चलो तो बहुत बढ़िया। और अब कानून बन गया, अब आप लोग भी जल्दी से ना
पढ़ाई वढ़ाई कर करके कलेक्टर इलेक्टर बन जाओ, जो फिर हम लोग भी फ़ोन करके पूछें कि हाँ भैया आप देश में कौन सा नया कानून आने वाला है, तुम वहाँ प्रधानमंत्री जी के पास में बैठे हुए हो, ठीक है ना। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे बड़े पदों पर पहुँचें और सदैव अपने माता पिता को, गुरुजनों को, देश को गौरवान्वित करने का ही अवसर सदैव दें। ओके, तो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को बढ़ाते रहो। लाइक शेयर सब्सक्राइब डेली, मतलब ये प्रण ले लो 10 लोगों को, 20 लोगों को भेज करके मैं इसको बढ़ाऊंगा इस चैनल को, ठीक है ना। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आप तैयारी करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।